जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फाइनली सीडीएस का 2026 का पहला पेपर हो चुका है और हमें सीएपीएफ और सीएससी के लिए एक डायरेक्शन मिल गई है। यार पेपर वाकई बहुत शानदार पूछा है। जिसको भी ये लग रहा है कि यार पेपर आसान आया है तो एक बार दोबारा ढंग से इस पेपर को लगाना, आपको समझ में आएगा कि यार ये पेपर इतना भी आसान नहीं है। तो सीएपीएफ और सीएससी जो अभी रिसेंटली हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम क्या यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको दिखाऊंगा। ज्योग्राफी का पहला एनालिसिस हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इस ज्योग्राफी में मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ज्योग्राफी इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने ज्योग्राफी पूछा है मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा। एनालिसिस शुरू करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में सीडीएस में ज्योग्राफी से पूछे हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं, बट मैं आपको कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं सोर्सेस से मैं आपको दिखाई दूंगा और वो सोर्सेस को आपको फॉलो करना है, ध्यान से करना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक इज करेक्ट। अब ये रॉक एंड मिनरल का एक चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया है। अगर आप अभी तक न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मेरे भाई ओल्ड एनसीईआरटी अचीव सीएपीएफ के एप्लीकेशन से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये चैप्टर आपका मिनरल रॉक है, चैप्टर 5 इग्नियस रॉक पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अब इस चारों में से कौन सा करेक्ट है। अब देखो यहां आपको मैं शुरुआत से ही दिखाऊंगा कि कितना बड़ा गेम हो रहा है आपके साथ। पहली चीज तो ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इन अर्थ इंटीरियर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन ग्राइंड इग्नियस रॉक। मैं क्या ही पढ़ूं यार इसको, मैं आपको यही एक कंक्लूजन बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं। अगर है तो एक आधा स्टेटमेंट जिससे आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन यार आपका मैं आपको दिखा दूं। ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये रहा आपका मिनरल एंड रॉक का चैप्टर। यहां पर आपका इग्नियस रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इग्नियस रॉक के बारे में। अब यहां एक आधा स्टेटमेंट जैसे कि पहला स्टेटमेंट वो थोड़ा सा आपको यहां आप उससे रिलेट कर पाओगे, बट फिर भी आप इसके आंसर पे नहीं आ सकते दोस्त। ठीक है, इसके आंसर पे नहीं आ सकते। अब इस क्वेश्चन में दोस्त एनसीईआरटी से तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्या हमारे नोट्स से बात बनेगी? एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं, क्योंकि आप बच्चे नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यार सर के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बना तो नोट्स से क्या ही बनेगा, तो नोट्स भी देख लेते हैं। चलो अब देखो मैंने नोट्स में इस रॉक का आपको अलग एक एक पेज का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक पेज पे इग्नियस, एक पे सेडिमेंट्री और एक पे मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पर आप देखोगे इग्नियस रॉक को बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा 3 टाइप में रॉक्स, जिसमें पहली है इग्नियस रॉक को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। अब इग्नियस रॉक में आप देखोगे मैंने इसको टेक्सचर और उसकी डेप्थ के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो ध्यान से समझते चलना, यहां से मैं आपको आंसर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको सोर्स तक भी पहुंचा दूंगा। तो अब हमने उसकी डेप्थ के और टेक्सचर के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इंट्रूसिव रॉक, एक है एक्सट्रूसिव रॉक। क्या फर्क है? इंट्रूसिव रॉक जब मैग्मा अर्थ के अंदर, जब जो मैग्मा है वो बाहर निकलते निकलते अंदर ही कहीं ठंडा हो जाए तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। और अगर वही मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आकर ठंडा हो जाए तो हम कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। अब इनके देखो, अब यहां पर ना इनके भी अपने नाम हैं। जैसे एक्सट्रूसिव रॉक को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वॉल्केनिक रॉक। और इंट्रूसिव रॉक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखो यार ये थोड़ी सी डिटेल मैं आपको चीजें लेकर जा रहा हूं, बट जो क्वेश्चन अभी आया है ना यार, मैं गारंटी से लेकर कहता हूं कि ये चीज हमें करनी पड़ेगी तैयार, और आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है, ये सब कुछ नहीं दिया है एनसीईआरटी में। तो अब यहां पर देखो इंट्रूसिव रॉक मैंने एक्सट्रूसिव बताया आपको, वॉल्केनिक रॉक है। अब जो इंट्रूसिव रॉक है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक है हाइपर बेसाल, एक है प्लूटोनिक। हाइपर बेसाल वो रॉक है जो अर्थ के सरफेस पे आकर ही कहीं नीचे ठंडा हो गया है, तो नियरर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के नियरर है। और प्लूटोनिक रॉक वो है जो डीप डाउन कहीं अर्थ में ठंडा हुआ है, तो ऐसी को हम क्या कह रहे हैं? प्लूटोनिक रॉक। कहीं क्वेश्चन में इसका लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पूछ लेगा एग्जाम में, सीएपीएफ में, याद कर लेना, बना लेना अपने नोट्स में। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। अब देखो यहां पर अब एक चीज समझो, जो ये पहला स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है?
देखो यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, जब मैग्मा अर्थ के अंदर रहता है, इंट्रूसिव रहता है, तो वो ठंडा धीरे धीरे होता है, बहुत तेजी से ठंडा नहीं होता। तो जब वो ठंडा धीरे होता है ना दोस्त, तो उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, तो वो जितना टाइम ज्यादा लेगा ठंडे होने में, उसके क्रिस्टल्स उतने ही बड़े होंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जितना जल्दी ठंडा हो जाएगा उतने ही क्रिस्टल्स छोटे होंगे। तो अगर मैं एक्सट्रूसिव की बात करूं तो एक्सट्रूसिव में हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से जो मैग्मा है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे जो उसके पार्टिकल्स होंगे, जो क्रिस्टल्स होंगे, वो छोटे होंगे। जबकि इंटीरियर में बहुत आराम से ठंडा हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े होंगे। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर मेंशन की है। तो मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली इन डेप्थ, अंदर बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और इसीलिए यहां पर जो मिनरल का साइज है वो बहुत बड़ा होगा, मिनरल का साइज बड़ा होगा। जबकि एक्सट्रूसिव में क्या है कि सडन कूलिंग हो रही है मैग्मा की, इसीलिए जो मिनरल ग्रेन्स होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इन द अर्थ इंटीरियर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड, छोटे छोटे ग्रेन बनाएगा डीप इन द अर्थ। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर देखो, मैंने अभी आपको यहां पर मार्क कराया कि इंटीरियर मैग्मा कूल्स स्लोली इन द डेप्थ, और इसीलिए यहां पर ये लार्ज क्रिस्टल्स बनाएगा। तो दोस्त जो पहला स्टेटमेंट होगा यहां पर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये पूरी तरीके से गलत है। अब यार ये सारी चीजें ना एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी हुई है, मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड स्टेटमेंट देखो इसका, बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। बसाल्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का पार्ट है। अब आपकी एनसीईआरटी में बसाल्ट इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ है, पर क्या वो इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव, ये नहीं दिया हुआ। और यहां पर आप अगर नोट्स में देखोगे, मैंने क्लियरली जब इसका डिवीजन किया है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि यार हमें हमारे जो कंटेंट है उसको कैसे और इनरीच करना है। तो अब देखो यहां पर मैंने यहां पर इंट्रूसिव दिया है, एक्सट्रूसिव दिया है, और इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो एक्सट्रूसिव में आपका बसाल्ट है और इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट है। तो बसाल्ट किस टाइप की रॉक है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ना कि इंट्रूसिव। जबकि यहां पर क्या कह रहा है कि बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो ये भी गलत हो गया। ये यार हायर वर्जन है, मतलब आपकी एनसीईआरटी का एक वर्जन ऊपर। अब आप यहां पर देख रहे होगे, ये कोई चमत्कार नहीं है कि मेरे नोट्स में ये कंटेंट है, गिवन है। ये मेरे नोट्स में भी क्यों है, मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा। पहले इसके आंसर पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर 30 देखो, इसके बाद डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। इग्नियस रॉक जो एक्सट्रूसिव है वो लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू निकलती है। तो यार ये पूरा गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है जहां पर ये प्रोसेस लिथिफिकेशन देखने को मिलता है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि कुछ कीवर्ड्स याद रखो, जैसे इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स बनते हैं, सेडिमेंट्री में लिथिफिकेशन होता है, और मेटामॉर्फिक में बेंडिंग होती है। तो ये मेटामॉर्फिक सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर देखो, मैंने नोट्स में क्लियरली मेंशन किया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपकी लिथिफिकेशन होगी। कुछ नहीं यार, लिथिफिकेशन लेयर्स बनती हैं, रॉक्स की लेयर्स बनती है। तो ये लेयरिंग सेडिमेंट्री रॉक में होती है, ना कि आपकी इग्नियस रॉक में। ठीक है, तो भाई ए हटा दो, बी हटा दो, डी हटा दो। हमसे पूछा है करेक्ट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आने वाला है वो है सी ऑप्शन, कि मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑफ इग्नियस रॉक आर सिलिकेट्स। और ये बिल्कुल सही है। आप अगर यहां देखोगे, ग्रेनाइट में जो कंपोनेंट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है, यहां बसाल्ट में सिलिका और मैग्नीशियम है। मतलब यहां सिलिकेट है जो इग्नियस रॉक में मेजर कंपोनेंट प्ले करता है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, ये चीज अब आपको यार समझ में आई। यहां पर देखो, मैं फिर से इस क्वेश्चन से वहां तक ले जाना चाहता हूं जो फिर से सीएपीएफ में अगर मान लो कुछ ऐसा पेचीदा सा क्वेश्चन आ जाए। ये पेचीदा नहीं है यार, देखो मैंने नोट्स में से इंक्लूड किया है, बहुत बल्कि नोट्स नहीं बनाए हैं, सिंपल से नोट्स बनाए हैं। अब ये मेरे नोट्स में क्यों है, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। आप जब जीसी लियोंग तैयार करोगे, तो जीसी लियोंग में आपका एक चैप्टर है दोस्त, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ठीक है, ये रहा वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक। तो यहां पर जैसे यहां अगर आप नोटिस करोगे, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपका प्लूटोनिक रॉक जो कि इंट्रूसिव रॉक है उसका डिस्कशन यहां किया हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप पढ़ते हो, देखो मैं आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लेकर जाता हूं या अर्थ क्रस्ट में। तो यहां जब आप अपना जीसी लियोंग तैयार करोगे, तो यहां इग्नियस रॉक को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसके क्रिस्टलाइन नेचर,
कि इग्नियस रॉक में क्रिस्टलाइन नेचर निकल के आता है, कोई फॉसिल नहीं होता है। ये जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लूटोनिक और वॉल्केनिक रॉक। तो ये प्लूटोनिक वही है जो इंट्रूसिव है और ये वॉल्केनिक वही है जो एक्सट्रूसिव है, और बसाल्ट इसका एग्जाम्पल है, और इधर ग्रेनाइट। मतलब जो आप यहाँ मेरे नोट्स देख रहे हो ना, ये कहीं से नहीं यार, जो जीसी लियोंग है उसी का जो इंपॉर्टेंट जो वर्जन है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो मैंने आपको यहाँ थोड़े से स्ट्रक्चर वे में तैयार करके दिए हैं, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है चीजें, कहाँ हैं, या तो जीसी लियोंग में मिलेंगी, या फिर जिस बच्चे के पास नोट्स है आपको जीसी लियोंग जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स पर भरोसा रखो, उसे तैयार करो, ठीक है। ये चीज यहां तक समझ में आई तो बताओ यार। पहला ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, मतलब आप पूरा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि यार सीएपीएफ में इस चैप्टर से, अभी मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका, अभी देख ही लेते हैं यार। देखो चलो, हाँ ये आ ही गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भी मिनरल एंड रॉक से है। और आप यकीन नहीं करोगे यार, मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था गेम चेंजर में इस चैप्टर को, मैंने कहा था कि ये आज तक अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। मेटामॉर्फिक रॉक का डिवीजन, मतलब आप समझो कि 3 पार्ट में रॉक्स डिवाइड हो रही है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और फिर मेटामॉर्फिक में भी फर्दर डिवीजन, वो यूपीएससी पूछ लेगा, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बट मैं हमेशा वीडियो में ये कहता था कि यार हमें तैयार करके जाना होगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ना आपकी एनसीईआरटी में ये पूरा डिवीजन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा कभी। मेटामॉर्फिक रॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक डायनामिक और एक थर्मल, और फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो भाई ये इतना डिटेल इन डेप्थ चले जाएंगे सोचा नहीं था, पर आप सीरियसली बोलता हूँ यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार जब आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं यूपीएससी की उस कहते हैं ना कि उसकी शातिरगिरी वो समझने लग जाते हो। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन दिखाया प्लूटोनिक रॉक, आप ये चीज नोटिस करो कि यार अभी तक देखो ये चीज पर भी यूपीएससी का कभी डिस्कशन नहीं हुआ, ये हाइपर बसाल और प्लूटोनिक कि इंट्रूसिव के अंदर भी 2 टाइप बन सकते हैं। अभी तक यूपीएससी यहां पहुंची है और हम यहां भी पहुंच चुके हैं। तो इस चीज का मुझे आइडिया है कि यूपीएससी कहां जाएगी, और मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ये दिखा भी देता हूं कि ये मैंने कैसे उस समय डिस्कस किया था और प्रेडिक्ट भी किया था। तो क्रिस्टलाइजेशन देखा हमने, तो यहाँ पर ऐसे ही रीक्रिस्टलाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद ये आपने समझ लिया, ये डेफिनेशन है। अब मेटामॉर्फिक रॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखो यहाँ से ना बहुत दूर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब जो इतना रिलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते, पर मैं फिर वही कहता हूँ कि एनसीईआरटी है तो पढ़ लो, कुछ नहीं पता कि कल क्वेश्चन आ जाए, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। तो मेटामॉर्फिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और दूसरा है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। ये 2 टाइप का मेटामॉर्फिज्म है। मेटामॉर्फिज्म समझ में आया, ठीक है। तो एक है डायनामिक और एक है थर्मल। अब डायनामिक में क्या होता है कि वहां पर मटेरियल चेंज तो हो रहा है, अपना जो मटेरियल रीऑर्गेनाइज तो हो रहा है, पर उस रीऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का समझो डेफिनेशन कि यहाँ ब्रेकिंग और क्रशिंग तो हो रहा है उस रॉक में, पर उस रॉक में ब्रेकिंग और क्रशिंग के पीछे केमिकल चेंज पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कहा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। और जहां केमिकल तरीके से रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, उस चीज का जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू अगर बदल रहा है तो उसे कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमने मेटामॉर्फिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक डायनामिक एक थर्मल। अब ये जो थर्मल वाला पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट है, एक है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है? तो जब हम कह रहे हैं कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल ऑल्टरेशन हो रहा है, तो कोई टेम्परेचर का जब चेंज हो रहा है, तो वहां पर अब एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में होगा कि वो बिल्कुल कनेक्ट होकर चेंज कर रहा है, और रीजनल में वो मतलब वहां पर एक अलग तरीके से उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। चलो देखो यार, ये सब दिखाने के पीछे बस पर्पस यही है कि आप विश्वास करो अपने सोर्सेस पर, आप विश्वास करो रेसर पर, रेसर के कंटेंट पर, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने मेटामॉर्फिक को मतलब पूरा हौच पौच कर रखा है। मैं इसे सिंपल तरीके से नोट्स में बहुत सिंपल तरीके से यहाँ देखो, मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो 2 एग्जिस्टिंग रॉक्स को कन्वर्ट करने के बाद बनती है। एक है आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री। इग्नियस और सेडिमेंट्री के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट कर देते हैं रॉक को। अब आप अगर देखोगे क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन भी उठा लेता हूं, साथ में रखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब यहां पर देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। अब यहाँ इसने जब ये ऑर्थो बोल दिया ना, ये दिमाग खराब कर दिया, पर आप अपना दिमाग खराब मत करो, इस ऑर्थो को साइड करो। आप बस इतना ध्यान रखो कि क्या ये सही स्टेटमेंट है कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से बनता है? तो बिल्कुल सही है यार। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होते हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू और जाकर वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट में इसने मेटामॉर्फिक के एक टाइप डायनामिक मेटामॉर्फिज्म पर पूछ लिया। अब क्या आपको डायनामिक मेटामॉर्फिज्म पता है? नहीं पता? आओ मैं समझा देता हूं ताकि आप इस चीज का ध्यान रखो। यार ये वाला जो एक टेबल है ना, मतलब ये वाला जो मेटामॉर्फिक का रॉक, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जियो साइंटिस्ट के या फिर CISF के 2026 का भी जो पेपर हुआ है, मैंने उसमें ज्योग्राफी का एनालिसिस किया था, वहां पर भी यहीं से ये डायनामिक मेटामॉर्फिज्म से क्वेश्चन पूछा है, मतलब वहां पर भी। और यही सेम क्वेश्चन यहां आपका CDS में आ गया, और ये तय है यार कि मतलब CAPF में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाए यहां से, इस चैप्टर से तैयार कर लेना प्लीज, ठीक है। अब देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया है मेटामॉर्फिक रॉक को, एक है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और दूसरा है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहां आपका डायनामिक ही पूछ रहा है, तो मैं डायनामिक को ही आपको समझाता हूं कि क्या है डायनामिक। तो डायनामिक में कुछ नहीं है यार, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरा यहां पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी रॉक पर जब कोई दबाव पड़ता है, कोई प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो कोई भी चेंजेस केमिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ऐसा प्रेशर हो जो केमिकल ना हो, हीट से ना हो, ऐसा सिंपल प्रेशर जब किसी रॉक पर पड़ेगा और रॉक्स को कन्वर्ट करेगा, तो दोस्त उसे कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कोई केमिकल कारण की वजह से हीट हो गया, कोई केमिकल हो गया, या कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, कोई भी तरीका हुआ जिसकी वजह से रॉक में चेंज आया केमिकल रीजन की वजह से, उसे कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म में भी दो मेटामॉर्फिज्म है, कॉन्टैक्ट और एक है रीजनल। सिंपल शब्दों में बताता हूं, अगर किसी रॉक के कांटेक्ट में आकर, ठीक है, जो रीजन है, कोई प्रेशर जो पड़ रहा है यहां पर, जो हीट की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, वो बिल्कुल कांटेक्ट, एक रॉक के कांटेक्ट में आकर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसे कांटेक्ट कह रहे हैं। और अगर वो रीजनल है, मतलब थोड़ा दूर से जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे रीजनल बोल दे रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस अभी यहां पर आपको डिटेल में पढ़ाना नहीं है, आपको सही सोर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझो कि ये जो आप यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म इन ऑफ द सराउंडिंग रॉक इस प्रोसेस नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, बिल्कुल गलत है भाई। यहां पर इंटेंस हीट कारण ही नहीं है इस डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म का, क्योंकि यहां जो हीट का रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में। यहां पर देखो, रॉक्स कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ हॉट मैग्मा एंड रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। तो ये कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म का रीजन है, ना कि आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का। तो इसीलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो यार, ज्योग्राफी जो इस बार CDS ने पूछी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब बहुत कुछ अलग या डिफिकल्ट पूछ लिया। देखो, पूछ वही रहा है, बस उसने ना अपना जो पूछने का जो बेस था ना वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। अभी तक सिर्फ मेटामॉर्फिज्म पूछ रहे थे, उसके एग्जांपल पूछ रहे थे, अब मेटामॉर्फिज्म के अंदर भी टाइप पूछ लिया। और ऐसा नहीं है कि वो आपके NCERT में नहीं है, ठीक है, वो आपके NCERT में भी है। तो ये चीज आप तैयार कर लेना, ठीक है, यहां से आप डिवाइड कर लेना। ये रहा आपकी बुक में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये रहा आपकी बुक में, और बाकी जिसके पास नोट्स हैं डोंट वरी, आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है यार, मतलब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, बट सबसे बड़ी चीज आपकी NCERT में नहीं है आपकी NCERT में। अब यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब NCERT में नहीं है, ऐसा कैसे? मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा। वॉल्केनिक कोन, ठीक है, वॉल्केनिक कोन, जिसमें खासकर आपने सुना होगा स्ट्रेटा कोन और कंपोजिट कोन, उस पर मतलब कोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर कोई टॉपिक है जिसको बार बार फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं और आपको NCERT में से तो आपने चलो तैयार कर लिया, कहीं GC लियोंग में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, तुरंत ऐड करो अपने नोट्स में, तुरंत ऐड। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा। विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी, कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। Acid lava result in the formation of high cones with steep slopes.
कंपोजिट कोन्स आर हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन्स। भाई आपकी एनसीईआरटी में एक भी स्टेटमेंट नहीं है इसका, एक भी स्टेटमेंट। कहाँ से करोगे बताओ, कहाँ से करोगे? ठीक है, अब इसके सारे स्टेटमेंट मैं आपको आपकी या तो जीसी ले आऊँ, ठीक है, या तो जीसी ले आऊँ, या फिर भाई देखो जीसी लियोंग में, ये देखो यहाँ पर पहले मैं आपको जीसी लियोंग में दिखा देता हूँ। जीसी लियोंग में आपको जो वॉल्केनो है उसको ना दो टाइप से डिवाइड किया है उसके लावा के बेसिस पे, कि लावा या तो बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक लावा, देखो देख रहे होगे आप यहाँ पर जीसी लियोंग में बेसिक लावा और यहाँ पर आपका एसिडिक लावा, इन दोनों को डिवाइड करके पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो भाई या तो ये जीसी लियोंग से अच्छे से तैयार कर लो, या फिर मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं। देखो अब ये नोट्स में ना आप यार यकीन नहीं करोगे, मतलब मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि यार ये चीज़ें नोट्स में मैंने बनाई हुई थी और वहां से चीज़ें डायरेक्टली पूछ गई। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाई और उसको लिखना शुरू कर दिया और बना दिया, नहीं भाई। मतलब प्रॉपर रिसर्च, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जीसी लियोंग, इन सबको क्लब करके फिर जाकर ये नोट्स बनाया है और आपके सामने प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखो अभी यही देख लो, एसिड और आपका बेसिक, ये एसिड और बेसिक जो मैग्मा है इसका डिफरेंस आपकी एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है, कहीं। और मैंने अभी आपको दिखाया जीसी लियोंग में गिवन है। और यार ऐसे हवा में नहीं बना दिया कि मतलब बस बना दिया, आपके ऊपर बर्डन बना दिया, नहीं। अभी देखो सीडीएस में क्वेश्चन आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आज तक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही नहीं, बट यूपीएससी ने अपनी रीच बढ़ा दी। तो दोस्त अब आप यहाँ पर इस टेबल को देखना, ये एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा, और मैं यहाँ एक एक करके ऑप्शन उठाता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान एसिडिक लावा हाईली विस्कस लावा से बनते हैं। अब क्या ये हमारे यहाँ पर इधर नोट्स में गिवन है? तो देखो एसिडिक मैग्मा अक्सर विस्कस लावा से बनते हैं, ये मैंने पॉइंट यहां दिया हुआ है, ठीक है। हाईली थिक और विस्कस लावा होता है यहाँ पर, जबकि जो बेसिक मैग्मा होता है वो फ्लूइडिक होता है, वो बहुत तेजी से फ्लो कर जाता है, जैसे ही निकलेगा फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, सो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ दिख गया, क्लियरली दिख गया, ठीक है। चलो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि विस्कस लावा आर हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो यार, हाई मोबिलिटी जो जितना फ्लूइड होगा उस लावा की होगी, तो जो हाई मोबिलिटी होती है ना वो इधर फ्लूइडिक लावा की देखने को मिलेगी, जो बेसिक है, ना कि एसिड जो आपका एसिडिक है। एसिडिक तो आपका फ्लो करेगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यहां देखो क्लियरली मेंशन है कि फ्लो ओनली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस बिफोर सॉलिडिफाइंग, मतलब बहुत ही छोटे पीरियड के लिए फ्लो करेगा और वहीं जाकर ठंडा हो जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां कह रहा है कि ये हाई मोबिलिटी होगी, तो गलत है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन, हाई कोन बनाएगा। अब देखो यहां पर मैंने नीचे एक फोटो लगाया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां आपको क्या फर्क दिख रहा है कि बेसिक क्योंकि फ्लूइडिक है तो वो टिक ही नहीं पाएगा, वो हाई कोन बना ही नहीं पाएगा, वो जैसे ही निकलेगा फैल जाएगा, जैसे ही निकलेगा फैल जाएगा। बट आपका एसिडिक मैग्मा हाई कोन बनाएगा, और हाई कोन को हम जब डिवाइड करते हैं शील्ड और कंपोजिट कोन में, आपको पता होगा, तो कंपोजिट कोन आपके हाई कोन के एग्जाम्पल होते हैं, जो किससे बने होते हैं? एसिडिक मैग्मा से। रिलेट करो यार। अब यहां पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन इसने यही दिया है कि कंपोजिट कोन आर हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन। कंपोजिट कोन कैसे हैं? हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन। अब अगर आपने नोट्स में अगर कहीं आपने ये चीज बना रखी होगी तो दो टाइप के कोन होते हैं। देखो एक होता है शील्ड वॉल्केनो और एक होता है कंपोजिट वॉल्केनो। दो टाइप के वॉल्केनो होते हैं, और इस पर ना जाने यूपीएससी ने सीएपीएफ में कितने क्वेश्चन पूछ लिए। स्ट्रेटा वॉल्केनो आपको पता होगा, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, ये जीसी लियोंग में दिया हुआ है स्ट्रेटा वॉल्केनो, जो कंपोजिट वॉल्केनो को कहते हैं। और जो भी आपने स्टेटमेंट देखा कि कंपोजिट वॉल्केनो हाईएस्ट होते हैं, तो यहाँ देखो कंपोजिट वॉल्केनो जो कि एसिडिक लावा से बने हैं, इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, यहां पर भी मैंने वही बात कर दी। और हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन होते हैं वर्ल्ड के। तो यही हमारा यहां पर स्टेटमेंट में कह रहा है कि कंपोजिट कोन आर द हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन। यार आप देख रहे हो कि चीजें बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सब कुछ नोट्स में ही मिल रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें नोट्स में हैं, मैं ये कह रहा हूं कि चीजें एनसीईआरटी में है, कुछ जीसी लियोंग में है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, और मैंने इन सबको उठाकर क्लब कर दिया है मेरे नोट्स में।
और ये आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा के बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं यार। ना जाने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ, नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है आपके, ये देखो, एसिडिक लावा, बेसिक लावा कहाँ दिया हुआ है आपके जीसी लियोंग में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि चीज़ें कहाँ दी हुई है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यार, ये जो वॉल्केनो का टॉपिक है ना, मतलब आपकी एनसीईआरटी में मैंने इसको कई बार देखा है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल भी अच्छे से। मैं आपको बस इतना कहूँगा, अगर जिसके पास नोट्स हैं डोंट वरी, आपको सफिशिएंट है, आपके पास नोट्स हैं। जिसके पास नहीं है, स्क्रीन पर ये जो पेज है, एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा एनसीईआरटी में मिलेगी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये वाला जो हमने अभी किया तैयार है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यार, ये एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, क्योंकि इस बार का जो ज्योग्राफी है तो 20 क्वेश्चन है, और 20 के 20 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ ट्रिक छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई कैसा पूछा हुआ है, कोई कहीं से पूछा हुआ है, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इस बार की ज्योग्राफी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि एक मतलब केमिकल वेदरिंग हो रही है। दो क्वेश्चन आए हैं, केमिकल पे आया है, मैकेनिकल पे भी आया है। तो केमिकल वेदरिंग, व्हेन मिनरल्स इन फेल्डस्पार चेंजेस टू क्योलानाइट क्ले द प्रोसेस इज टर्म एज। अब केमिकल चेंजेस में कई टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं। अभी तक ना इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा था कि बताओ केमिकल, कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा नहीं है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, मतलब सिंपल आ रहा था, बहुत सिंपल। अभी इन्होंने उसके अंदर घुस के बात कर दी। मैं वही कह रहा हूँ कि चीज़ पूछी वही जा रही है, बस इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखो, मैं सीधे क्वेश्चन के आंसर पे आ रहा हूँ। कार्बोनेशन में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल एंड इट्स कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेल्डस्पर एंड कार्बोनेट मिनरल। ये कार्बोनेशन हेल्प करता है फेल्डस्पर और कार्बोनेट जैसे मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने में। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस केमिकल वेदरिंग में कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो फेल्डस्पर है वो चेंज हो जाएगा क्योलानाइट क्लेज में। ठीक है, तो कैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो सिंपल सा है, कार्बोनेशन। राइट आंसर है यार आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, और अब क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा डिटेल में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। अब आपका सवाल कि सर आपने भी नोट्स में डिटेल में कवर किए होंगे, बिल्कुल किए हैं यार, देख लो। देखो डिटेल इतनी जितनी रिक्वायर्ड हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भर दो अपने नोट्स को। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर छोटी छोटी 3-3 लाइन आपको यहाँ पर तैयार करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, और उन्हीं 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे यहाँ देखो, मैंने बताया ना, कार्बोनेशन में रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और इसका एग्जाम्पल है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोनेट एंड फेल्डस्पर मिनरल। वही बात अगर यहाँ आपने, अब आप देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आपके नोट्स हैं, कुछ क्वेश्चन आए कुछ नहीं आए। मैं आपको बताता हूँ वो कुछ नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने उनको ढंग से पढ़ा नहीं। चीज़ें दिखेंगी वहीं से दिखेंगी। एसिड लावा, बेसिक लावा अगर आपने ढंग से तैयार किया है तो आपका गलत नहीं हो सकता यार। प्लूटोनिक रॉक, इग्नियस रॉक नहीं गलत हो सकता। मेटामॉर्फिक रॉक, डायनेमिक रॉक, आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ। मतलब एक बार के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ो या ना पढ़ो, नोट्स आपने अगर पढ़ लिया ना भाई, आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, और ये आपकी चॉइस है। देखो अभी क्वेश्चन आपके जीसी लियोंग से पूछ रहा है, एनसीईआरटी भी पूछ रहा है, जीसी लियोंग भी पूछ रहा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको जीसी लियोंग पढ़नी है या नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपका मैकेनिकल वेदरिंग से पूछ रहा है। मैकेनिकल वेदरिंग में अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दे रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीजिंग, थॉइंग, वेदरिंग। शैटरिंग ऑफ रॉक इज मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट। क्रिस्टलाइन रॉक आर ऑफन प्रॉन टू एक्सफोलिएशन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये आपको कहीं डायरेक्टली नहीं दिखेगा, हालांकि डायरेक्टली तो अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में, बट अगर आपने ना कॉन्सेप्ट रेडी किए हुए हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में मैकेनिकल वेदरिंग के सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर अनलोडिंग एंड एक्सपांशन दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीजिंग थॉइंग दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्ट वेदरिंग दिया हुआ है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना थोड़ी बहुत भी, तो यार आप ना इसको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर लोगे। वो कैसे, एक एक करके यहाँ पर ऑप्शन पकड़ते हैं।
कह रहा है पहला कि मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, हाईली कंसोलिडेटेड है, एकदम मजबूत है, क्या उसे तोड़ना आसान होगा? सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई रॉक कॉम्पैक्ट है, हाईली कंसोलिडेटेड है, क्या उसे तोड़ना आसान होगा? सर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो यहां पर कह रहा है कि रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीजिंग थॉइंग वेदर। बिल्कुल सही है। फ्रीजिंग थॉइंग वेदरिंग को भी मैं आपको समझा दूं यार, एक रॉक है जिसके अंदर पानी जम जाता है, हालांकि ये मतलब ठंडे एरियाज में देखा जाता है, तो पानी जब उसमें जम जाएगा, जैसे ये रॉक है, अब इसके अंदर बीच में पानी जम जाए, अब ये पानी दिन में गर्म हो जाए, रात को एकदम बर्फ बन जाए, तो जो वाटर है वो एक्सपांड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक्सपांड करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो इस प्रोसेस की वजह से ना वो रॉक के अंदर ना दरारें आने लग जाती है और वो रॉक टूट जाती है। तो ये प्रोसेस वहां नहीं देखने को मिलेगा जहां पर रॉक एकदम मजबूत होगी, वहां देखने को मिलेगा बट स्लो होगा, लीस्ट होगा। तो बिल्कुल सही है हमारा पहला स्टेटमेंट, यहां तक बात सही है। चलो दूसरा कह रहा है कि शैटरिंग ऑफ रॉक इज मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट। यार ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से तैयार किया है ना, ये जो मैंने आपको एक पेज दिखाया, ये हाईलाइटेड भी पढ़ा होगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि क्रिस्टलाइन रॉक आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें भी मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपने अगर ये सारा चीजें अंडरस्टैंड किए तो आपका काम बन जाएगा। सेम आपके नोट्स में भी मैंने अनलोडिंग, टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग थॉइंग, सॉल्ट वेदरिंग सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपने तैयार किया है तो इनडायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे, और आंसर सारे ही सही हैं, ये ठीक है। चलो अब आ जाओ एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट। भाई इस बार क्वेश्चन इन्होंने सीधे नहीं पूछे हैं, ये चीज ध्यान में रखना, और मुझे पूरा भरोसा है यूपीएससी की स्मार्टनेस पे कि वो सीएपीएफ में भी इस बार सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको अगर ये टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट, मतलब आपका बेसिक रेडी है ना ढंग से, तो आपका चाहे वो कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन पूछ ले, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये वाला है, अभी तक ये लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे टेम्परेचर इन्वर्जन पर इस बार पूछ लिया। डिफिकल्ट नहीं है, टेढ़ा मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन है सरफेस इन्वर्जन पर, टेम्परेचर इन्वर्जन, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म एज रेडिएशन इन्वर्जन। अब सबसे पहले तो आपको ये इन्वर्जन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखो आपके एनसीईआरटी में एक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अपने रेडी रखो। जनरली होता क्या है हमारी अर्थ पर, मैं यहां रह रहा हूं, ठीक है, अर्थ पर होता क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो, आपका जो टेम्परेचर है ना वो रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है। आपकी जो एयर है ना वो ठंडी होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ये बात हो रही है ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। तो ये सिंपल पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये देखो यहां मेंशन है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट है। अब सोचो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये केस उल्टा हो जाए कि आप ऊपर जा रहे हो तो अब यहां ऊपर टेम्परेचर कम ना होके बढ़ने लग जाए, मतलब सोच के देखो कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाए घटने की जगह, समझ रहे हो आप। तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब यहां टेम्परेचर उल्टा हो गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। या फिर जैसे यह नॉर्मल लैप्स रेट है तो वो नेगेटिव लैप्स रेट हो गया, ये उल्टा हो गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म एज रेडिएशन इन्वर्जन, कि जो नेगेटिव लैप्स रेट है, जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, जो टेम्परेचर उल्टा हो जा रहा है, उसको हम रेडिएशन इन्वर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन इन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो यार बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड के जो सरफेस पर चेंजेस आ रहे हैं वो सन रेज आ रही हैं, जब वो अर्थ से रेडिएट हो रहा है तो तभी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि रेडिएशन इन्वर्जन ऑल्सो टर्म्ड एज ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस इन्वर्जन, ये भी सही है कि जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव लैप्स रेट है वो सरफेस इन्वर्जन लेकर आता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप एक बार इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को ढंग से तैयार कर लोगे, क्योंकि यहाँ से भाई यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ ये दो स्टेटमेंट मैंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप जो ग्रीन में दो स्टेटमेंट देख रहे हो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखो यहाँ ना 2-3 पॉइंट निकल के आएंगे यहाँ से, ये और हॉट बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं, मतलब ऐसे पॉइंट है जिन पर क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को तैयार करके रखना, ठीक है। सेम इसके बिल्कुल शानदार तरीके से नोट्स, अगर आप नोट्स में भी कहोगे तो यहाँ पर नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट पूरा अच्छे से समझाया है मैंने।
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बहुत अच्छे से समझाया है। फिर साथ में जो सरफेस इन्वर्जन पर जो क्वेश्चन आया है वो मैंने यहाँ पर ढंग से समझाया है, ठीक है। उनकी सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है अंडमान निकोबार के। अब ये अंडमान निकोबार मैंने आपसे अभी जो पिछला एनालिसिस हुआ था मेरा जियो साइंटिस्ट का, वहां पर भी आपको याद होगा आइलैंड, ठीक है, आइलैंड पूछे हुए थे और उनकी हाईएस्ट पीक पूछी हुई थी। और आपको ध्यान होगा मैंने ये आइलैंड्स यहाँ से आपकी एनसीईआरटी में, एक तो ये वाला एरिया और आपके जो नोट्स हैं, नोट्स में यहाँ पर देखो ये मैंने एक स्टिकी नोट्स लगाए हुए थे, यहाँ से मैंने कनेक्ट करवाया था, ठीक है। अब इस बार इन्होंने क्या पूछा है, इस बार पूछ लिया ट्राइब्स। अब यार ट्राइब्स इन्होंने 3 पूछी है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, ठीक है। ट्राइब इन्होंने 3 पूछी है, ओंग, जरावा और सेंटिलीज। अंडमान निकोबार के बारे में आपकी इस बुक में सिर्फ एक इस जगह पर डिस्कशन देखने को मिलेगा, जहां पर एक अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप, इन 2 आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन है। बट ट्राइब्स का डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं सीधा बोलता हूँ, ट्राइब का डिस्कशन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। वहीं अगर क्या नोट्स की बात करें तो नोट्स में वो चीज़ मेंशन है, तो देख लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ओंग ट्राइब, ठीक है, ओंग ट्राइब, जरावा ट्राइब, सेंटिलीज ट्राइब। अब यहाँ पर आप नोट्स में देखो, यहाँ पर मैंने पूरा अंडमान निकोबार को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर उसकी ट्राइब्स ओंग, जरावा, सेंटिलीज, शोम्पेन, ये वो ट्राइब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ट्राइब्स हैं, बट ये वो ट्राइब्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप नोटिस करोगे यार, यूपीएससी ने जो 3 ट्राइब पूछी है वो लगातार सीक्वेंस से नोट्स में आपको देखने को मिल रही होंगी। अब यहाँ ये इत्तेफाक कैसा, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इत्तेफाक कैसा, क्या यूपीएससी यहाँ कान में बता के जा रही है कि सर ये चीज़ नोट्स कर लेना? नहीं भाई, ये एक सिंपल सा एक इत्तेफाक इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पहले पूछा जा चुका होगा, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, और मैंने इसी वजह से इसको पूरा ऐड किया होगा। और सिर्फ यही नहीं यार, यहाँ पर आप पूरा देखोगे अंडमान निकोबार का पूरा मैप को लगाकर, यहाँ आपका पूरा वो मैप है, एक एक छोटा छोटा आइलैंड, ठीक है। उस आइलैंड में कौन से आइलैंड्स किस चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं, उस आइलैंड की इंपॉर्टेंस, यहाँ पर सारे नेशनल पार्क, यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है, और यहाँ जो जितनी भी डिटेल हो सकती है, जैसे आपके एग्जाम में अभी फंस गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और इधर दिया हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो ये 2 आइलैंड है, एक अंडमान और लक्षद्वीप। इसके नोट्स आपके बिल्कुल ऐसे बाकायदा बने होने चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार पूछ रहे हैं ये लोग 26 में। अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो तीसरा क्वेश्चन। अब ये भी यार पूरा का पूरा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। आपको, अगर आप मेरे एनालिसिस देख रहे होगे 2026 के, जो 2 एनालिसिस मैंने अभी तक किए हैं, मैंने आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को बार बार रिपीट करके बताया है कि इस पर क्वेश्चन आ रहा है, तैयार कर लो। और देखो यहाँ पर भी ये पूछ लिया। अब इन्होंने वो थॉर्न फॉरेस्ट के साथ 2-3 फॉरेस्ट और पूछ लिए, जैसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। अब याद होगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जब मैंने आपको कराया था, तो वहां जब क्वेश्चन में भी आपका एक स्टेटमेंट में खेर, एक एग्जाम्पल स्पीसीज का दिया हुआ था, खेर, ठीक है। तो ये खेर यहाँ से, अब यहाँ पर ना मैच कराना है फॉरेस्ट टाइप और उनकी स्पीसीज को, तो खैर आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से मैच हो जाएगा। बाकी किससे मैच होंगे? एक तो मैं आपके एनसीईआरटी से, अब देखो यार एनसीईआरटी में मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं दिया हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो रखी हैं चीज़ें। मैं आपको सीधे नोट्स में लेकर चलता हूँ। हर एक आपकी जो फॉरेस्ट टाइप है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप स्पीसीज़ पर जब जाओगे, यहाँ पर देखो ये रही स्पीसीज़ सारी, तो इस स्पीसीज़ में आपको महागुनी मिलेगा, इबोनी मिलेगा, रोजवुड मिलेगा। और आपसे क्या पूछा था वहाँ पर क्वेश्चन में, क्या पूछा था, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये मॉइस्ट फॉरेस्ट आपका किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पर देखो रोजवुड, तो ये रोजवुड ए का आपका 4 कनेक्ट हो जाएगा, ए से 4। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में बताया, तो देखो यहाँ पर ये रहा थॉर्न फॉरेस्ट। अब थॉर्न फॉरेस्ट में आपकी जो स्पीसीज़ है, अकाशियस पाल्म, इफ्यूरेबिस, कैक्टी, खैर, ये रही वो खैर स्पीसीज जो आपकी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से। तो ए का 4 होगा और सी का 2 होगा, ए का 4, सी का 2, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने इन 2 ऑप्शन से ही आंसर क्यों निकाल दिया, क्योंकि
मेरे दोस्त, इस लिटोरल स्वैम्प को कनेक्ट किया गया है सोनी रेटिया से, ठीक है, बी को सी से। अब ये ऑप्शन का मतलब ये कहीं आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट अब यहाँ पर आपको मिल गया है ये पॉइंट, तो आपको ये तैयार करना है। उसके बाद अल्पाइन फॉरेस्ट को केल से कनेक्ट किया है, तो ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, और अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए स्पीसीज यहाँ पर केल मिल जाएगी, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि आपका एल्पाइन फॉरेस्ट में ही टाइप आ जाता है। तो ये आपका यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन समझ में आया? देखो कंक्लूजन सिंपल है, कंक्लूजन आपका यहाँ पर सिंपल है कि ये जो फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है, ये 2026 में तीसरी बार पूछ रहे हैं ये लोग, तीसरी बार। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ज़्यादा टाइप्स नहीं है, एक आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर आपका यहाँ पर जैसे ये थॉर्न फॉरेस्ट है, ठीक है, ये थॉर्न फॉरेस्ट है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो लिटोरल स्वैम्पी फॉरेस्ट है वो है। बस ये 2-4 टाइप्स हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन में जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये तैयार हो जाएगा, आपका 2 नंबर तैयार हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज पर क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन भी इतने सारे दिए हैं ना, और इतने बड़े बड़े दिए हैं कि इस बार का एनालिसिस ही मुझे लग रहा है कि मतलब जाएगा 1.5-2 घंटे का। ठीक है, कोई बात नहीं यार, सीखते हुए चलो बस, ठीक है, टाइम की चिंता मत करो, यहाँ से सीखो। अब देखो यहाँ पर ना नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में इसने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। एक पूछ रहा है करेवा फॉर्मेशन के बारे में, एक यहाँ पर उसकी लेक्स के बारे में, और रिवर झेलम के बारे में। तो इसको मैं डायरेक्ट आपके बुक से और जो अपने नोट्स हैं वहाँ से लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्या नोट्स में भी ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब देखो करेवा का जो स्टेटमेंट है ना, मतलब सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बड़ी देख के अच्छी चीज़ लगी कि करेवा का जो ये नोट, करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। आप यहाँ पर नोट्स में अगर देखोगे, करेवास को मैंने बिल्कुल अलग से, क्योंकि करेवा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबके मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर ऐड कर दिए हैं। लाइक करेवा वो फ्लूवियल ग्लेशियल डिपॉजिट्स है जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मिलता है। यहाँ डायग्राम से भी मैंने उसको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है, करेवा के बारे में। और जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स, और यही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। सेम लाइन है या नहीं है? अब ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। कुछ नहीं है यार, मतलब कुछ चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से हैं डायरेक्ट, ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं एनसीईआरटीज़ में। अब देखो एनसीईआरटी में ना, मतलब इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। जैसे यहाँ पर देखो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की बात हो रही है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। अब हमसे भी क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में, हमसे भी वही पूछा हुआ है। चलो अब यहाँ पर कह रहा है कि करेवा फॉर्मेशन। अब देखो करेवा के बारे में ना इन्होंने सिर्फ एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही है आपका पहला स्टेटमेंट। बट मैंने नोट्स में आपको करेवास को बिल्कुल डिटेल में 5-6 पॉइंट्स बनाकर दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करके। तो आपको ना ये करेवा के ये पॉइंट्स आपके अपने तैयार करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद कह रहा है कि पेंगोंग सो और सो मरेरी इन लद्दाख आर फ्रेश वाटर लेक। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे, अगर ढंग से तैयार किए, तो यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक सच एज डल एंड वुलर एंड सॉल्ट वाटर लेक सच एज पेंगोंग सो और सो मरेरी। पेंगोंग सो और सो मरेरी आपकी फ्रेश वाटर नहीं सॉल्ट वाटर लेक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है, तो ये सेकंड आपका गलत हो जाता है। और तीसरा जो कह रहा है कि रिवर झेलम एग्जिबिट मियंडर इन कश्मीर वैली, तो यहाँ देखो मियंडरिंग आपकी झेलम में, झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म मियंडर अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिए हुए हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक। तो भाई एनसीईआरटी को भी मतलब हल्के में मत लो, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद आ जाओ, ड्रॉट इन इंडिया पूछा हुआ है, ड्रॉट इन इंडिया। अब यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक नया चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में दिखाना चाहूँगा जो अक्सर हम लोग छोड़ दे रहे हैं। भाई चैप्टर का नाम है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। अब मुझे लगा था यार ये क्वेश्चन तो ये एनसीईआरटी से हो ही नहीं सकता, बट ये एक जो चैप्टर है ना नेचुरल हैजार्ड डिजास्टर, आप नोटिस करोगे, मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपकी बुक में। यहाँ पर देखो, यहाँ आपकी बुक में ड्रॉट्स के ऊपर, ठीक है, ये रहा ड्रॉट, यहाँ पर इस ड्रॉट के ऊपर पूरा जो कॉन्सेप्ट दे रखा है,
यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अब जैसे कि यहाँ देखो, मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट अकर व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%। इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। सेकंड पे आ जाओ, एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। तो यहाँ पर देखोगे एग्रीकल्चर ड्रॉट के बारे में दिया हुआ है और कह रहे हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय द लो सॉइल मॉइस्चर। लो सॉइल मॉइस्चर यहाँ पर होने की वजह से एग्रीकल्चरल ड्रॉट देखने को मिलते हैं, जो आपकी क्रॉप फेलियर का कारण बनते हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ड्रॉट को ही आप सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट कह रहे हो, ना कि मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट को। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो मेरा ये हट गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया 1 और 2। तो मेरा जो पहला मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट है उसकी जो 75% की जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या सीखने को मिला मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, दोस्त इस पर पहले भी यूपीएससी ने सुनामी, अर्थक्वेक ऐसे हैजार्ड्स पर क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ड्रॉट्स भी पूछ लिए। तो क्या ये चैप्टर अब मेरे लिए ज़रूरी बन जाता है? भाई बिल्कुल ज़रूरी बन जाता है। तो अब आप इस ड्रॉट वाले चैप्टर को भी, नॉट ड्रॉट, ये पूरा नेचुरल हजार्ड का जो चैप्टर है जिसमें सुनामी भी आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है, इसमें अब ये आपका ड्रॉट भी आएगा, ये आपको तैयार करना है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपने आपके सामने देख लिया। ठीक है, देखो यहाँ से इस एनालिसिस का पर्पज़ यही है दोस्त कि हम, मतलब मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि आपके जो सोर्सेस हैं वो कितने रेलेवेंट हैं। अगर कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो क्या बढ़ रही हैं। अब मान लो जीसीलियों पढ़ना भी है तो वॉल्केनोज के लिए पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत लैंडफॉर्म्स के लिए पढ़ो। हालांकि लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन आने बंद हो गए अब। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे पिछले 2-3 एनालिसिस से। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, रॉक एंड मिनरल के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और इधर वॉल्केनो के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं जो आपको तैयार करने हैं। बट बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन, मतलब काफ़ी बेस के साथ, ठीक है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज के साथ वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये आपको तैयार करनी है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉइल के बारे में क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल मोस्ट फेमस सॉइल, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस सॉइल जिस पर क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज रेगूर। दे आर जनरली क्ले, डीप, इम्परमिएबल। दे आर इम्परमिएबल, रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। तो एक बार चलो देख लेते हैं, इसे लेकर चलते हैं अपने एनसीईआरटी में। अब आप एनसीईआरटी का इस पेज, ये वाला पेज देख रहे होगे भाई, कितने क्वेश्चंस मैंने सॉइल के यहाँ पर चारों तरफ बिछा रखे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉइल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन आया है आपका ब्लैक सॉइल का, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ब्लैक सॉइल कवर द मोस्ट डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है डेक्कन प्लेट्यू जो ब्लैक सॉइल को कवर करता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू को कवर करती है, सही है। उसके बाद ब्लैक ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल, ये देखो यहाँ पर मेंशन है रेगूर सॉइल। दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। तीसरा कह रहा है कि सिंस दे आर इम्परमिएबल, रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। ये इसने गलत बात कह दी भाई। रेन फेड क्रॉप तो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं इस एरिया में। ब्लैक सॉइल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेन फेड क्रॉप कॉटन, वो ब्लैक सॉइल में ही तो ग्रो की जाती है, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है कि जो ब्लैक सॉइल है वो क्योंकि इम्परमिएबल है, तो जो वहाँ पर वाटर रिटेंशन पावर है वो काफ़ी हाई होगी, और इस वजह से रेन फेड क्रॉप तो वहाँ पर ग्रो कर ही जाएंगी। तो ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विच हेल्प्स द क्रॉप स्पेशली द रेन फेड वंस टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इन्होंने गलत दिया है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर ए 1 और 2 होगा। ठीक है, नोट्स में भी बात कर लेते हैं। आप कहोगे कि सर नोट्स में भी इंक्लूड तो किया ही होगा जब इतना कुछ किया है। तो ये देखो ब्लैक सॉइल, रेगूर, ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पर डेक्कन ट्रैप है। कंपोजिशन भी बता दिया, कंपोजिशन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। ड्राई सीजन में क्या सिचुएशन रहती है, वेट सीजन में क्या सिचुएशन रहती है, और इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर बात कर ली। और ये जनरली डीप, क्ले और इम्परमिएबल होता है, सब कुछ है। ठीक है, ये हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई वाह, ये क्वेश्चन एक ये वाला है। 2 क्वेश्चन इस बार ऐसे आए हैं, मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी है। सिंपल होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बट आप में से बहुत बच्चों को शायद जो मैंने मैपिंग सीरीज़ कराई थी उस मैपिंग में मैंने ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। ध्यान करो क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज नेम दिहांग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
ध्यान करो, मैंने कहा था कि दिहांग वो अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, उसे सबसे पहले दिहांग कहते हैं, और इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। एक बार यार इस वीडियो को देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा कि सर जो मैपिंग करा रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो चलो आपको बेशक हो लग रहा होगा कि शायद आसान कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ मैपिंग में डिस्कस किए हैं जो आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाना। एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से, मैंने जो समझाया है। लोकेशन, रिवर का नाम, फिर नामचा बर्मा पे शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है, ध्यान रखना यहाँ यूपीएससी फंसा सकता है कि जैसे ही ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में एंटर हो रही है उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता, रिवर का नाम रहता है दिहांग। ये बात ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में जब सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, वो एंटर करती है तो रिवर का नाम होता है दिहांग। और ये दिहांग जब अलग अलग जैसे कि दिबांग, मेहनत दिख रही है से मिलती है तो यहाँ से निकलता है हमारा रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लेना भाई, समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया है कि अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर का नाम है दिहांग, ना कि ब्रह्मपुत्र। और जब यहाँ पर इस जगह आसाम में आप देखोगे, इधर मिल रही है दिबांग, इधर मिल रही है लोहित, और ये मिलने के बाद इस रिवर का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और ये क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में बड़े प्यार से दे रखा है, यूपीएससी बड़े प्यार से फंसाएगा आपको। देखो, अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया यू टर्न से नामचा बर्मा से, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा दिहांग और दिबांग में, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। हम ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोल रहे हैं और दिबांग एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो यहाँ हमने दिहांग कहा, इट इज जॉइंड बाय दिबांग। इतनी मेहनत करने के बाद जाकर यार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और वो 2-2 नंबर कर करके हम कट ऑफ क्रॉस करते हैं और मेरिट में नाम लेकर आ पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, मैं नोट्स में भी दिखा दूँ यार, अगर आपने ये मैप पर ध्यान दिया होगा, मैंने दिया भी था आपको, ये रहा दिहांग इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप इसको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कह रहे हो। और मैंने ये बात बताई थी कि 4 नाम हैं इस रिवर के, ब्रह्मपुत्र के। चाइना में इसको सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, और जमुना में बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको। 4 नाम मैंने आपको यहाँ पर दिए थे। ठीक है, चलो अभी एक आसान सा एक और क्वेश्चन जो पासेस पे आया था आपका मैपिंग से कह रहा है कि शिप किला जो पास आपका देखने को मिलता है वो हिमालय में कहाँ लोकेटेड है। तो यार ये आपको याद होगा, मैंने शिप किला का बताया था कि जो आपकी सतलुज रिवर है वो इस शिप किला से पास होती है। ठीक है, तो आंसर है आपका सतलुज वैली। और ये मैंने आपके नोट्स में ये पूरा इंपॉर्टेंट पासेस भी आपको सारे तैयार कराए थे मैपिंग सीरीज़ में। और यहाँ आप नोटिस करोगे तो जैसे बारालाचला पास चेनाब के लिए ज़रूरी है, मतलब चेनाब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर। रोहतांग पास रावी और ब्यास और अटल टनल इस पर है, और शिप किला सतलुज से कनेक्ट करके बताया था। ठीक है, ये मत कह देना कि सर आपने कराया नहीं था और आपके नोट्स में नहीं था, आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब भाई अगर आप ये कह रहे हो कि सर पेपर में ज्योग्राफी कहाँ से आई, एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में से ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, कुछ चीज़ें जीसी लियोंग से आई हैं, पर अभी समझो इस चीज़ को कि आगे आपको करना क्या है। मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं वो जीसी लियोंग से तैयार करो, और जिसके पास नोट्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। ज्योग्राफी आपके स्ट्रेंथ एरियाज में काउंट होगी अगर आप, जो मैं चीज़ें अभी इस एनालिसिस से बता रहा हूँ, जो नए नए फैक्ट्स, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा यार जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिल रही उनको थोड़ा सा टैकल कर लोगे ना, ज्योग्राफी आपके ही स्ट्रेंथ में होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेशनल पार्क मैपिंग का एक क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट कह लो, ज्योग्राफी कह लो। ठीक है, तो नेशनल पार्क पूछ रहा है, सिंपल है यार, रणथंबोर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, नंदाकनी उड़ीसा में है, और केबुल लामजाओ आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मणिपुर में है। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर नेशनल पार्क आपने तैयार किए होंगे तो इन्होंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेशनल पार्क। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके आओगे, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपका 2026 में पूछा है रिसेंटली, और ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहाँ पर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको पढ़ना। Which one among the following is the first and the oldest government owned coal mining company? Which one among the following is the first and oldest government owned coal mining company in India? CDS 2022, CDS 2026, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन रिपीट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आंसर है आपका सिंगरेली कोलरीज कंपनी लिमिटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है। जो रिसेंटली CAPF देने जाने वाले बच्चे हैं या CDS का नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हैं,
सीरियसली समझो इस एनालिसिस की वैल्यू को, ठीक है। ये एनालिसिस में बस ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे भाई, रात के 2:38 हो रहे हैं, 2:38, फिर भी पूरे जोश में हूँ। आपको यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए बैठा हूँ, चीज़ें दिखाने के लिए बैठा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना, ठीक है। ज्योग्राफी आसान है, बट यूपीएससी का माइंडसेट पकड़ लो प्लीज़, कि वो कैसे पूछ रहा है। चीज़ वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा डेप्थ में जाकर। आपकी एनसीईआरटी में है, कुछ जीसी लियोंग में है, तैयार कर लो, बस ये आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में पूछ रहा है। ओशन करंट के बारे में क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डायरेक्टली आपके नोट्स में नहीं है, ना ही आपके एनसीईआरटी में है, बट थोड़ा सा आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी मैं दिखाता हूँ। जैसे कह रहा है कि ओशन करंट का जो फॉर्मेशन है उसका जो मेन कारण है वो वाटर की डेंसिटी का डिफरेंस है। बट आप अगर नोट्स में देखोगे, आपकी एनसीईआरटी में भी होंगी ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइमरी फोकस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट। ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करने वाली प्राइमरी, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। एक तो मतलब जो हीटिंग है, सोलर एनर्जी के थ्रू जो हीटिंग है, एक्सपांशन है, वो आपका कारण है। विंड है, ग्रेविटी है, कोरियोलिसिस फोर्स है। डेंसिटी डिफरेंस कोई दूर दूर तक कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर आपका ओशन करंट के लिए, तो 1 आपका गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है कि एज अ रूल ओशन वाटर मूव फ्रॉम हाई डेंसिटी टू एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी। तो भाई हर चीज़ हाइयर से लोअर की तरफ जाती है। विंड की बात कर लो, करंट की बात कर लो, यहाँ पर आप सैलिनिटी के थ्रू ओशन करंट की बात कर लो, हर चीज़ हाइयर टू लोअर जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है ऐसे ही फ्लो करती है। तो ये थर्ड भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 गलत होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद सरगैसो सी। अब सरगैसो सी आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, बट आप इसको अपने नोट्स में अब इंक्लूड करना। कह रहा है कि इट इज़ दी ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि द सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट सैलिनिटी। गलत है, लोएस्ट नहीं हाईएस्ट सैलिनिटी है। तो यहाँ पर आपका 1 एकदम सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, एपोजियन टाइड, इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड। अभी आपकी एनसीईआरटी में दोस्त यहाँ पर स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप उस चीज़ को पढ़ रखा होगा आपने टाइड्स को, तो आप सीधे से कनेक्ट कर ले जाओगे कि स्प्रिंग टाइड हाई टाइड है, नीप टाइड लो टाइड है। अब इन दो से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, बट इसके आगे के जो स्टेटमेंट है वो भी याद रखना। एपोजियन टाइड, अब देखो ये चीज़ मैंने नोट्स में दी हुई है, ठीक है। मैं आपको टाइड का एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग टाइड की कंप्लीट डिटेल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अब स्प्रिंग टाइड आपको एनसीईआरटी में 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है, पर यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सब कुछ डायग्राम लगाकर मैंने दिया है, ठीक है। नीप टाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है आपका पेरिजियन टाइड और एक है आपका एपोजियन टाइड। अब एपोजियन टाइडल रेंज मच लेस देन एवरेज। अब एपोजी में सबसे कम टाइडल रेंज होती है, जबकि पेरिजी में काफ़ी हाई होती है। अब ये बेस्ड है लोकेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पर एपोजी का आप एक बार कनेक्ट करा लेते हैं। तो एपोजी यहाँ पर आपका यहाँ से कनेक्ट होगा, अकर व्हेन द मून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो फारदेस्ट होगा तो तभी वो कम से कम होगी, एवरेज से भी कम होगी। और इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड आपकी यहाँ थर्ड स्टेटमेंट से कनेक्ट होगी कि टाइड रिकरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ये सही है आपका स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। ये आपके एनसीईआरटी से पूछा है और नोट्स में भी कहाँ से पूछा है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाओ, अब पोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन है आपका दोस्त। तो पोर्ट्स में ये तो आपको पता ही है कि यार पोर्ट्स मतलब बार बार ये लोग पूछते हैं पोर्ट्स। तो प्लीज़ पोर्ट्स आपको तैयार कर लेने हैं। अब पोर्ट्स की एक कमी मैं आपको बताता हूँ यार, आपकी एनसीईआरटी है ये ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पोर्ट्स है ना आपके इतने ज़्यादा फैले हुए हैं ना। कुछ पोर्ट्स आपकी 11th क्लास 12th क्लास में देखो, यहाँ कोची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आधी इन्फॉर्मेशन आपकी 12th क्लास में ये जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। 12th क्लास में कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पोर्ट्स आपके 10th क्लास में दिए हुए हैं। यहाँ पर मेजर पोर्ट्स हैं मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगांव पोर्ट, ठीक है, कोची पोर्ट, तमिलनाडु पोर्ट। तो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट मतलब बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर रखा है कंटेंट। आप सिंपल ये वाला जो पेज है ना, इसका चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो,
सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पर आप देखोगे मैंने कोस्ट के बेसिस पर वेस्ट कोस्ट में आने वाले पोर्ट्स, ईस्ट कोस्ट में आने वाले पोर्ट्स बेहतर तरीके से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा सिर्फ इतना आपको कंटेंट तैयार रखना है पोर्ट्स के ऊपर और यहीं से आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वेस्ट कोस्ट में इन्होंने दे रखा है कांडला, जो कि दीनदयाल पोर्ट है, जो कि एक टाइडल पोर्ट है और यही आपके क्वेश्चन में कहा है। देखो यहाँ पर देखो दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका लैंडलॉक पोर्ट है, ये बिल्कुल गलत है। अरेबियन सी में ओपन होता है, लैंडलॉक बिल्कुल है नहीं और इसको लैंडलॉक बनाकर मतलब पोर्ट्स का पूरा पर्पस ही खत्म कर देंगे ये लोग अगर ऐसा हो, ठीक है। लैंडलॉक का मतलब ही नहीं बनता है। तो सेकंड आप हटा दो यहाँ से। जैसे ही यार सेकंड एलिमिनेट करोगे ना आप सीधे आंसर पर आ जाओगे 1 और 3। पारादीप पोर्ट कह रहा है कि नेचुरल शैलो वाटर पोर्ट। आप यहाँ पर देखो पारादीप, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डीपेस्ट हार्बर पोर्ट है और यहाँ क्या कह रहा है पारादीप इज नेचुरल शैलो वाटर पोर्ट। तो ये फोर्थ भी गलत हो गया, ठीक है, थर्ड भी गलत हो गया, आंसर हो गया 1 और 3। ये पोर्ट का हमारा हो गया सिंपल। सिर्फ इतना सा नोट्स अपनी स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको तैयार करके रखना अपने पास, ठीक है। ये पोर्ट्स हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारी इस डिस्कशन का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है आपके एनसीईआरटी में। गैसियस हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब यार इसका डिस्कशन आपका पहला ही चैप्टर आता है, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप देखोगे अर्ली थ्योरीज का डिस्कशन है, अर्ली थ्योरीज का। अब आप यहाँ पर देखोगे यार अर्ली थ्योरीज में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन को भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कई सारे हाइपोथेसिस आपको मार्क करने होंगे, अपने नोट्स बनाने होंगे। कैसे? यहाँ पर ना देखो ये बात करते हैं अर्ली थ्योरीज में अर्थ के ओरिजिन के बारे में। तो शुरुआत में जब इमैनुअल कांत एक फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर, वो शुरुआत में एक गैसियस हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि उस समय कोई एक गैसियस पूरा गैसेस का एक झुंड हुआ करता था जो सोलर सिस्टम को बाद में बनाने में हेल्प करता है। तो इनका जो कांत का जो उस समय का जो मॉडल था, जो थ्योरी थी, वो गैसियस हाइपोथेसिस की थी। इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पर वो नाम से पूछ लिया है। फिर उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस आता है। उसके बाद आपके चैम्बरलिन और मोल्टन एक और हाइपोथेसिस देते हैं और जिस हाइपोथेसिस का नाम है दोस्त प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब यहाँ एनसीईआरटी में बाकायदा उसका नाम से मेंशन नहीं है बट इन्होंने ये नाम पूछ लिए। अब चैम्बरलिन यहाँ दिया है, ये रहा चैम्बरलिन, कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कंसीडर दैट द वैंडरिंग स्टार अप्रोचेस द सन एज अ रिजल्ट ऑफ शिगार शिप। मतलब पूरी थ्योरी दी है। इसी थ्योरी का नाम है प्लैनेटेसिमल थ्योरी, बट यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया। सेम यहाँ पर इन्होंने बाइनरी थ्योरीज का नाम तो लिया है बट उसके राइटर का नाम नहीं लिया, जो कि रुसेल है, ठीक है। तो यार ये चीज़ ना तीनों के तीनों सही हैं, अपने नोट्स में अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बार यूपीएससी ने पूछकर हमारा कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट में ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मतलब सीएपीएफ वगैरह में तो उतने काम के हैं नहीं, सीडीएस इंडिया में ये लोग पूछ लेते हैं। इसका आंसर सी है, ठीक है। ज़्यादा इसके मैं सोर्स और डिटेल में जा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दोस्त डिस्कशन पूरा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है और यहाँ से मेरा जो कंक्लूजन आपको मैं बता दूँ, ठीक। अभी हमने देखे लगभग 20 क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे ज्योग्राफी में पूछे हैं। इस 20 क्वेश्चन में अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो मैंने ऐसा काउंट नहीं किया है, बट जितना भी देखने को मिल रहा है जो डिवीजन है वो लगभग 50% इधर है, 50% इधर है, ना कोई ज़्यादा कम कुछ ज़्यादा नहीं। ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला, पोर्ट्स वाला और वो इंडस्ट्रीज़ वाला, ठीक है, ओल्ड इंडस्ट्री। तो वो तो हमारा PYQ से रिपीटेड था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसा भी नहीं है कि छोड़ के चले जाना, ह्यूमन ज्योग्राफी करना दोस्त। यहाँ नहीं पूछता बट CAPF में पूछता है। इधर इंडियन ज्योग्राफी की बात करो और फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे आप वॉल्केनो पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको बताया, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, जो पेज दिए हैं, उतना याद रखो, ठीक है, या फिर जीसी लियोंग को पढ़ लो, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको जीसी लियोंग उठानी पड़ सकती है, सिर्फ उन बच्चों को जिसके पास मेरे नोट्स नहीं है। अगर मेरे नोट्स हैं तो मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी पूरी
वहाँ से कवर करके दे रखी है। मैंने आपको दिखा दिया, लावा वाला क्वेश्चन दिखा दिया, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो वाला दिखा दिया, जो इग्नियस रॉक है कितना अंदर है, प्लूटोनिक है, वॉल्केनिक है, ठीक है, गबरू है, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो या तो वो या फिर आप जो है जीसी लियोंग को तैयार कर लो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमारी एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं बचता है, ठीक है। बस ये है यार पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यार आपको सोर्सेस और मेरी जो है मेहनत है आपको पसंद आई होगी। मेरा पर्पस इस सभी एनालिसिस से जो मैं रोज रिसोर्स दे रहा हूँ यार आपको, उस पर टिके रहना, आप उस पर टिके रहो, ये मेरी कोशिश रहती है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पर टिके रहो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कहाँ आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो मेहनत कर लो। अगर आप मेरे भरोसे मेरे नोट्स लेकर पढ़ रहे हो तो वो सफिशिएंट है, ये विश्वास मैं आपको दे पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस से वो जो कोशिश है उस पर मैं खरा उतराऊँगा। इसके बाद हम लोग कौन सा एनालिसिस लेकर चले ये आप मुझे ही बताओ कि कौन से सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और CAPF 2026 के लिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।